हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अधिगम के एमसीक्यूज़ की, जो कि हमें लाभदायक सिद्ध होने वाली है सभी शिक्षक भर्ती के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित कथनों में से अधिगम की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन हमारे पास सीखना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। अधिगम अनुमानित प्रक्रिया नहीं है और निष्पादन से भिन्न है। अधिगम स्थानांतरण प्रक्रिया है और अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए बिल्कुल अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन की सभी स्टेज में हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये बिल्कुल राइट कथन है। अधिगम स्थानांतरण प्रक्रिया है। जब हम सीखे गए पूर्व ज्ञान का वर्तमान परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं तो वो अधिगम स्थानांतरण को व्यक्त करता है। तो अधिगम जो है स्थानांतरण प्रक्रिया है, ये भी सही है। अधिगम अनुमानित प्रक्रिया नहीं है और निष्पादन से भिन्न है। तो ये जो कथन है वो गलत है, क्योंकि अधिगम अनुमानित प्रक्रिया मानी जाती है और निष्पादन से ये भिन्न होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखना चाहें तो जैसे हम एग्ज़ाम में जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो हमारा जो याद किया हुआ है वो एग्ज़ाम के प्रेशर में उसको भी हम कई बार भूल जाते हैं, यानी कि अच्छे से निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो निष्पादन से अलग होता है अधिगम की प्रक्रिया। जो चीज़ हमें याद है उसको हम सही ढंग से व्यक्त कई बार नहीं कर पाते हैं, तो निष्पादन से अलग माना जाता है अधिगम को, और अधिगम अनुमानित प्रक्रिया मानी जाती है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन ए की यदि हम बात करते हैं तो सीखना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। तो बिल्कुल जो चीज़ें हम सही सीख पाते हैं वो सकारात्मक पक्ष को व्यक्त करती हैं। इसके अलावा यदि हम कुछ चीज़ें ऐसी सीख लेते हैं या ऐसी आदतें जो कहीं ना कहीं गलत होती हैं तो वो नकारात्मक पक्ष को व्यक्त करती हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हम देखें गौर से तो हमारे पास दो शब्द दिए गए हैं, प्रशिक्षण और अनुभव। प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये जो परिभाषा दी है गेट्स और अन्य की है। वहीं यदि हम इसी परिभाषा को देखते हैं क्रोनबेक की, तो क्रोनबेक ने केवल अनुभव को यूज़ किया है, यानी कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम है। तो क्रोनबेक के लिए हमें याद रखना है अनुभव की बात करता है केवल, और प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की बात जो करते हैं गेट्स और अन्य करते हैं। क्रो एंड क्रो की यदि हम बात करते हैं तो आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। इस प्रकार से परिभाषा जो है क्रो एंड क्रो की है। वहीं गिलफोर्ड की यदि हम बात करते हैं तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है, ये गिलफोर्ड की परिभाषा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन है गेट्स और अन्य के लिए। यहाँ पर देखिए गेट्स और अन्य दो शब्द हैं तो ऊपर भी दो आएंगे हमारे पास परिभाषा में, प्रशिक्षण और अनुभव। और यदि केवल अनुभव आता है अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, तो वो क्रोनबेक की हो जाएगी फिर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? तो ऑप्शन अभिप्रेरणा, सीखने वाले की इच्छा शक्ति, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, और इनमें से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा को जो है स्किनर ने सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग बताया है अधिगम के लिए, तो कहीं ना कहीं ये अधिगम को प्रभावित करता है अभिप्रेरणा। सीखने वाले की इच्छा शक्ति, थॉर्नडाइक के नियम के अनुसार यदि हम बात करते हैं, उन्होंने तत्परता का नियम दिया है। इसके अनुसार एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें तो एक घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि उसमें तत्परता होनी ज़रूरी है। इसी प्रकार से कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति का होना ज़रूरी है, यानी कि तत्पर होगा तभी आदमी या व्यक्ति अच्छे से सीख पाएगा। ऑप्शन सी की यदि हम बात करते हैं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हम अच्छे से अधिगम या लर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों जो कारक हैं वो अधिगम को प्रभावित करते हैं।
तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सभी जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के नियमों में से कौन सा मुख्य नियम नहीं है। देखिए, थॉर्नडाइक ने दो प्रकार के नियम दिए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम जो दिए हैं वो 3 नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये जो तीनों हैं ये मुख्य नियम में आते हैं। वहीं जो गौण नियम दिए हैं वो 5 नियम है, जिसमें से एक हमें दिया हुआ है बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो यहाँ पर जो है मुख्य नियम नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधवाद या योजनवाद का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो संबंधवाद या योजनवाद की जो बात करते हैं थॉर्नडाइक करते हैं, जिन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पर जो है आंसर हमारे पास हो जाएगा थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी। CL हल की यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत दिया है। पावलन ने वहीं पर कुत्ते पर प्रयोग किया है और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जिसे हम कहते हैं। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पर जो है थॉर्नडाइक ने संबंधवाद या योजनवाद का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का ही नाम है, यानी कि उपनाम जिसे हम बोल सकते हैं। तो ये पावलोव ने दिया है, तो हमें याद रखना है वो संबंधवाद था या योजनवाद जो है थॉर्नडाइक से संबंधित है। वहीं संबद्ध प्रतिक्रिया जो है पावलोव ने दिया है, जिसे हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने अभी हमने बात की है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया है, और स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, और कोहलर की यदि हम बात करते हैं तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया है या पूर्णाकार का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, पाठ्य पुस्तक से पढ़ाया जाए या क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो देखिए, एक बालक सर्वश्रेष्ठ सीख पाता है यदि वो क्रिया करके सीखता है या किसी भी क्रिया में खुद रहकर सीखता है तो वो ज़्यादा सीख पाता है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्रिया विधि से पढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा सीख पाएगा, यानी कि खुद कोई काम करके सीखे तो वो ज़्यादा सीख पाता है। इसके अलावा जो है व्याख्यान विधि से भी सीखता है, कंप्यूटर से भी सीखता है और पाठ्य पुस्तक से भी सीखता है, लेकिन ज़्यादा कब सीखेगा, जब वो स्वयं करके देखेगा, यानी क्रिया विधि में खुद शामिल होगा। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, स्व अनुभव, स्व चिंतन, स्व क्रिया या उपयुक्त सभी। तो देखिए, अधिगम के लिए स्वक्रिया भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद कुछ नहीं करेगा तब तक नहीं सीख पाएगा। तो स्वक्रिया यानी खुद क्रिया करके सीखे, खुद चिंतन करे और खुद के अनुभव हो, किसी कार्य को करके यदि खुद अनुभव लेता है तो ज़्यादा सीख पाता है। तो ये तीनों ही जो है अधिगम के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है। तो ऑप्शन भूख, प्यास, यौन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भूख और प्यास की यदि हम बात करते हैं तो इनके बिना जो है व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। वहीं यदि हम यौन की बात करते हैं तो इसके बिना व्यक्ति जीवित रह सकता है। तो कम ज़रूरी आवश्यकता हमसे पूछी है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी कम ज़रूरी यौन हो जाएगा। वहीं भूख और प्यास है, इसके बिना जो है व्यक्ति जीवित भी नहीं रह सकता है, तो ये तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अनुशासन होगा, बुद्धि होगी, प्रवृत्ति होगी या अभिप्रेरणा होगी। देखिए, अधिगम के लिए ये सभी आवश्यक हैं, लेकिन हमसे पूछा है अधिगम सर्वश्रेष्ठ कब होगा, जब अभिप्रेरणा होगी। अभी हमने बात की थी, स्किनर के अनुसार जो अभिप्रेरणा है यानी मोटिवेशन, वो जो है अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिगम सर्वोत्तम तभी होता है जब मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा से जो व्यक्ति है कार्य को करने के लिए ज़्यादा उत्सुक होता है और
एक तरीके से जल्दी से कर पाने या सीखने के लिए दौड़ पड़ता है। तो यहाँ पर जो है आंसर हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि आपको हमारी ये क्वेश्चन श्रृंखला MCQs की पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।